हेलो क्लास एंड वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन हमारा चैप्टर जो है ये 3D का ही पार्ट है जो कि 12th का टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर ये एक वन शॉट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कवर करूंगा और उनके साथ कुछ क्वेश्चन उनके सॉल्व करूंगा ताकि आपको उन कॉन्सेप्ट की ज्यादा क्लैरिटी हो पाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन की वेक्टर इक्वेशन के बारे में। प्लेन की वेक्टर इक्वेशन के बारे में, प्लेन की वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलती है बेटा? जब भी हम प्लेन की इक्वेशन की बात करते हैं आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, प्लेन की इक्वेशन निकालने का वन एंड ओनली वे है। ठीक है, बाकी जो वन एंड ओनली वे है वो ये है कि आपको दो चीजें चाहिए होंगी। एक चाहिए होगा आपको प्लेन के ऊपर पॉइंट, दूसरा चाहिए होगा आपको प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, थ्रू आउट द चैप्टर आप ये फील करोगे कि जब भी मैं प्लेन की इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे दो ही चीजों की डिमांड कर रहा हूं, यानी हम क्वेश्चन से दो ही चीजों की डिमांड करते हैं, एक उसके ऊपर का एक पॉइंट या फिर एक नॉर्मल वेक्टर। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं दो चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जब भी हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। जब भी हमारे पास अगर पॉइंट है, हमारे पास उसको अगर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लिया जाए तो उसको हम ए नाम दे देते हैं। अगर नॉर्मल वेक्टर को अगर एन वेक्टर नाम दे दें तो इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन होगी आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू 0, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन होगी जहां पे एन आपका जो है नॉर्मल वेक्टर है, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन दैट प्लेन है, आर क्या है? आर एक जनरल पॉइंट है इसी प्लेन के ऊपर। नाउ ये तो थी हमारी वेक्टर इक्वेशन। अगर इसी वेक्टर को कार्टेशियन में लिखे तो जरा उसको कैसे लिखेंगे और क्या क्या हो सकता है, उससे पहले एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कि इस इक्वेशन का एक अनदर वर्जन भी होता है जो इसी से डिराइव होता है। अगर मैं इस n को अंदर ले जाऊं, ये बन जाएगा r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। r डॉट एन, ये a डॉट एन उधर चला जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो एक स्केलर प्रोडक्ट होती है, यानी इनका रिजल्ट जो है वो एक स्केलर आएगा। ठीक है, ए भी हमारी नोन वैल्यू है, एन भी हमारी नोन वैल्यू है, तो ये हमेशा ये हर इक्वेशन के अंदर नोन वैल्यू होगी हमारे लिए। तो आर डॉट एन डी मेटा मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, जो भी स्केलर इसका आंसर आएगा। एक ये इसका अनदर वर्जन है। ठीक है, ये ज्यादा यूज होता है, ये कंपैरेटिवली कम यूज होता है। नाउ अगर इसके अंदर बेटा आर को हम ओपन कर ले, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन वेक्टर को अगर मैं दे रहा हूं n1 आई कैप, n2 j कैप, n3 k कैप। नाउ राइट साइड पे तो कांस्टेंट ये d। नाउ इस डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लो, आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन करनी है। आई कैप को आई कैप के साथ x n1 x प्लस n2 y प्लस n3 z इज इक्वल टू d। ठीक है, नाउ अगर आप इसे जरा ध्यान से देखें, ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। ठीक है, जनरली बुक्स में अंदर आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि इसमें जो नोटेशन है वो है, यहां पे हमने अल्फाबेट्स ABCD यूज किए हुए हैं, यहां पे हमने n1 n2 n3 और d यूज किया हुआ है। ठीक है, अगर आप उस d को इस तरफ ले आते हैं तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर इक्वेशन दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी आपको। यहां पे बेटा जो एक चीज आपको नोटिस करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे हमेशा स्किप कर जाते हैं, वो ये है कि जब भी आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन होगी तो जो x y z के कोएफिशिएंट्स हैं n1 n2 n3, x y z के कोएफिशिएंट्स हैं n1 n2 n3, वो हमारे प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है। देखो जरा n1 n2 n3, यही तो हमारे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर था। तो कहीं पे भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दिखाई दे तो जो x y z के कोएफिशिएंट्स होंगे, जो आपके x y z के कोएफिशिएंट्स होंगे, वही आपके उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। आप वहां से नॉर्मल वेक्टर बना सकते हो। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 -4। जो आपका प्लेन है उसके ऊपर एक पॉइंट पड़ा है 2 3 -4 एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। कहता और परपेंडिकुलर है एक वेक्टर के 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब हमारे पास क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्योंकि उसने क्लियरली हमें सारा डेटा दिया हुआ है। हमें उसने हमें पॉइंट भी दे दिया जो उस प्लेन के ऊपर है, उसने हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर भी दे दिया जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। नाउ अब हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है यही दो चीजें,
एक हमें चाहिए होता है ए वेक्टर, ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट जो कि प्लेन के ऊपर पड़ा है। एंड सेकंड थिंग इज नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, जो उसी प्लेन के नॉर्मल है। नाउ अगर हमें ये दो चीजें पता है तो इक्वेशन क्या होगी हमारी? r डॉट n इज इक्वल टू डी, राइट, जो कि d जहां पे d की वैल्यू क्या होती है? a डॉट n, ये भी हमने 2 मिनट पहले ही समझा था। नाउ अब a क्या है? अब मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है कैसे बनाया जाता है, ठीक है। वैसे तो इसको सोचने की अगर हम बहुत डीप स्टडी करें तो कहा जाता है कि अगर ये पॉइंट P है बेटा, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनता है वो उसके इसके कोऑर्डिनेट्स में से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके बनता है। बट जनरली अभी के लिए हम ऐसे समझेंगे कि अगर आपके पास कभी भी कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उसका पोजीशन वेक्टर बनाने को बोला है तो आप सिंपली उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ i कैप, j कैप और k कैप लगा के ऐड कर दो। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। नाउ n वेक्टर भी क्लियर कट हमें गिवन है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो ये सॉल्व करने के लिए बेटा मुझे d की वैल्यू चाहिए होगी, d इज a डॉट n, d इज a डॉट n, a डॉट n करेंगे ये 4 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 8 माइनस 7, d की वैल्यू आ गई माइनस 7। अब d की वैल्यू माइनस 7 आ गई, r तो हमारा जनरल पॉइंट है, r हमारा जनरल पॉइंट है, n की वैल्यू है हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, d की वैल्यू आ गई माइनस 7। तो ये हो गई मेरी वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। नाउ क्वेश्चन में उसने कहा था इसे कार्टेशियन में भी आपको रिड्यूस करना है या यहां से कार्टेशियन इक्वेशन भी बनानी है, तो उसके लिए आपको अलग से ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस r वेक्टर की जगह उसका एक जो वेक्टर है वो फिट कर देना है। r वेक्टर एक जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट हम हमेशा एक्स वाई जेड लेते हैं, तो r का अगर आप पोजीशन वेक्टर लेंगे तो इट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। डॉट लगने के बाद ही कुछ ऐसा दिखाई देगा, x 2 इंटू एक्स 2x, y टू माइनस 1 माइनस वाई प्लस 2z इंटू z प्लस z इंटू 2 प्लस 2z, राइट, इज इक्वल टू माइनस 7। आप अगर इस माइनस 7 को इस तरफ ले आएंगे तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन है। आई होप यहां तक चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, यहां पे कुछ ज्यादा डिफिकल्टी ही नहीं है, राइट। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, सेकंड टॉपिक है हमारा इक्वेशन विद 3 पॉइंट्स, यानी हमें 3 पॉइंट्स की हेल्प से एक प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा। जब इक्वेशन की बात आती है तो बेटा हमें वेक्टर और कार्टेशियन दोनों ही कैलकुलेट करने आने जरूरी है, क्लियर। नाउ अब हमें कैसे 3 पॉइंट्स की हेल्प से कैसे इक्वेशन निकलेगी, उसके लिए आपको 2 चीजें आनी जरूरी है। इससे पहले प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपको 2 चीजें पता हो। पहली तो है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो अगर 2 वेक्टर्स का किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। दूसरा आपको फ्री वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे चलेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? आपको मालूम है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, ठीक है, और मुझे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो मैं इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए और बी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करोगे, ए क्रॉस बी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करोगे तो जिस तरफ आपका थंब जाता है उस तरफ आपके ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए क्रॉस बी उसकी डायरेक्शन होती है। स्टूडेंट्स यहां पे मैं जो ए क्रॉस बी है उसके सिर्फ डायरेक्शन को ही कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन से में ज्यादा इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू उसके मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो ए क्रॉस बी करने पे जो उसका रिजल्ट आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का कि जब ए क्रॉस बी होता है वो वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहां से ये कंक्लूड करते हैं कि जो ये ए क्रॉस बी वाला वेक्टर है ये इस पूरे प्लेन के, जहां पे ये ए एंड बी वेक्टर्स पड़े हैं, ये इस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर बनेगा। ओके, तो एक कंसेप्ट हमने सीखा है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं ए बी, इनकी कर दी जाए क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट आता है ए क्रॉस बी, वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है, वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? नाउ सेकंड थिंग जो हमें पता होनी चाहिए वो दैट इज फ्री वेक्टर्स।
जो हमारे 12th का सिलेबस है वेक्टर का, लाइन का, 3D का, तो इसमें जितना भी ये पूरा चैप्टर है इसके अंदर जो हमारे वेक्टर्स हमें दिए जाते हैं, अनटिल और अनलेस वो कोई पोजीशन वेक्टर्स हो या फिर वो कोई मेंशन हो कि वो फ्री वेक्टर्स नहीं है, हम उन्हें फ्री ही कंसीडर करके चलते हैं। तो फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप की जो वेक्टर्स फ्री कैटेगरी में आते हैं उन वेक्टर्स को आप पोजीशन उनकी चेंज कर सकते हैं कंडीशनली। आप उनका मैग्नीट्यूड यानी साइज ऑफ दैट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास यहां पे वेक्टर पड़ा है, एक वेक्टर है लेट्स से x, ठीक है, मैं इस वेक्टर को उठा के नीचे रख रहा हूं, मैं इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी लेंथ यानी इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं, फ्री और लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड यानी जो ऐसे फ्रीली मूव ना कर सके, फ्री वेक्टर्स जो फ्रीली मूव कर सके, कंडीशनली उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ तो ये दो चीजें हैं हमें जो इस कंसेप्ट को समझने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। कहते हैं कि अगर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एक प्लेन की, जिसके लिए हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स यानी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें इस प्लेन के ऊपर दिए हुए हैं बेटा। लेट्स से दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R। ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं P, Q, R, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, जो Q है उसके हैं x2, y2, z2, जो R है उसके हैं x3, y3 और z3। नाउ इन 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, दैट्स इट। इसके हेल्प पे इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हमें इस प्लेन की इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम करेंगे क्या बेटा, जैसे मैंने पहले भी बोला था शुरू वीडियो के शुरू में भी, कि जब भी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात होगी हमारा फोकस होगा दो चीजों के ऊपर। अभी भी मेरा फोकस उन्हीं दो चीजों के ऊपर है, एक है A और एक है N। A क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, मतलब कोई भी एक को गिवन पॉइंट हो ऑन प्लेन। ठीक है, N वेक्टर, मैं जानता हूं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जब भी हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है तो हमें दो ही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, N वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। अब यही दो चीजें मैं यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। मुझे क्या जा रहा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन प्लेन। अब यहां पे P, Q, R मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो यानी पहली वाली कंडीशन तो सॉल्व हो गई। ठीक है, मुझे वो एक पॉइंट मांग रहा था यहां पे। ठीक है, मेरे पास 3 पॉइंट्स है, मैं कोई भी पॉइंट यूज कर सकता हूं, मैं P भी यूज कर सकता हूं, मैं Q भी यूज कर सकता हूं, मैं R भी यूज कर सकता हूं, मैं कोई भी पॉइंट यूज कर सकता हूं। नाउ द थिंग इज नॉर्मल वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर टू अ प्लेन कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स होते हैं P एंड Q एल से, तो और मुझे वेक्टर फाइंड आउट करना है PQ वेक्टर, मुझे PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है। सिमिलरली मुझे PR वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम है कि अगर मुझे PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे होगा? ठीक है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, है ना? ऐसे मैं PQ वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं टर्मिनल माइनस इनिशियल करके। ऐसे मैं PR वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकता हूं टर्मिनल माइनस इनिशियल करके। इन द सिमिलर वे आई कैन फाइंड आउट PR वेक्टर ऑल्सो। नाउ अब मेरे पास PQ वेक्टर भी आ गया, PR वेक्टर भी आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं एक ऐसा वेक्टर, एक्चुअल में मेरा टारगेट था एक ऐसा वेक्टर जो पूरे प्लेन के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से एक क्रॉस प्रोडक्ट करूं, किस किस की क्रॉस प्रोडक्ट? PR की PQ के साथ। मैं PR की PQ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। अगर मैं PR की PQ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो जो मेरा वेक्टर बनेगा, देखो जरा, कुछ ऐसा वेक्टर नहीं बनेगा जो इस PQ के और इस PR के दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर है तो ये पूरे प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यही मेन कैच है इसका, इस पूरे कॉन्सेप्ट का ना। तो जो मेरा N वेक्टर है वो मुझे कहां से मिलेगा? PR वेक्टर क्रॉस PQ वेक्टर से। अब PR वेक्टर में फाइंड आउट कर सकता हूं टर्मिनल माइनस इनिशियल करके। सिमिलरली PQ वेक्टर भी मैं टर्मिनल माइनस इनिशियल करके कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इस तरह से मैं अपना N वेक्टर फाइंड आउट कर लूंगा। A वेक्टर के लिए मैं तीनों पॉइंट्स में से अपनी चॉइस है, मैं कोई भी वेक्टर कोई भी पॉइंट ले सकता हूं
आप कोई भी चूज कीजिए, पी कीजिए, क्यू आर, उसका पोजीशन वेक्टर बना लीजिए और उसको एज ए वेक्टर यूज कर लीजिए। नाउ स्टिल अपनी कहानी फिर से वही आ जाती है, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज ए डॉट एन। ये फॉर्मूला लगा के आप अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। ये इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमारी जो पिछली टाइप थी 3 पॉइंट फॉर्म, उसी से काफी रिलेट करता है। इंटरसेप्ट फॉर्म में कहा जाता है, कहते हैं कि अगर एक आपका प्लेन है, ठीक है, जो कि इस तरह से इंक्लाइंड है कि वो एक्स एक्सिस पे भी कहीं टच करे, वाई एक्सिस पे भी टच करे और जेड एक्सिस पे भी टच करे, तो अगर उसका ये इंटरसेप्ट, आई होप आपको मालूम होगा कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, कि जितना डिस्टेंस ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक है जहां पे ये प्लेन हमारी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और यहां पे एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है ए, एक्स इंटरसेप्ट इज ए। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट इज बी एंड जेड इंटरसेप्ट इज सी। ओके, वैसे तो इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है जो हम एज इट इज याद कर सकते हैं, दैट इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है जिसको आप एज इट इज याद कर सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। बट इसका, इस इक्वेशन को बनाने का या इस ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालने का एक और तरीका भी हो सकता है हमारे पास। अगर आप देखें ये पॉइंट जो ए है, जो ए इंटरसेप्ट है, और इस पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा a, 0, यहां पे b के ऊपर ये बनेगा 0, b, 0, c के ऊपर ये बनेगा 0, 0, c। ठीक है, अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, अगर आपके 3 इंटरसेप्ट्स आपके पास है तो 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो आप 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से 3 पॉइंट फॉर्म, जो इससे पहले हमने 3 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करी है, आप उसकी हेल्प से भी इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम सेव होगा। अगर इन केस आपको ये चीज भूल जाती है तो आप 3 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से भी इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप के अंदर हम क्या कह रहे हैं, कहते हैं प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उस प्लेन के ऊपर आपको एक पॉइंट गिवन है। दूसरी चीज, एक पॉइंट के साथ आपको 2 पैरेलल वेक्टर्स आर गिवन, कि अगर आपके पास एक प्लेन है तो एक प्लेन के ऊपर का पॉइंट पता है और उसके पैरेलल 2 वेक्टर्स मालूम है। जैसे उसके पैरेलल अगर वैसे समझे 2 वेक्टर्स मालूम है। ठीक है, प्लेन के पैरेलल 2 वेक्टर्स मालूम है। नाउ अब हमारे पास पॉइंट है, हमारा टारगेट आपको पता है 2 चीजें ही होती हैं, एक होती है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए, दूसरा एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर। पॉइंट है, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट निकल आएगा, यानी ये प्रॉब्लम ऑलरेडी क्वेश्चन में ही सॉल्व है। ठीक है, नाउ द थिंग इज नॉर्मल वेक्टर, कि नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा। अब फिर से वही कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने पहले बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट एंड फ्री वेक्टर्स। अब देखिए जरा, मैं पहले फ्री वेक्टर्स की कहानी समझाता हूं। मान लीजिए कि ये जो ये वेक्टर है, अब हमें मालूम है कि ये प्लेन के ऊपर प्लेस्ड नहीं है, उसके पैरेलल है कहीं। अगर ये पैरेलल है तो उसको पैरेलली मैं नीचे ले आता हूं, अगर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन अगर उसको मैं प्लेन के ऊपर रख दूं, सिमिलरली इसी वेक्टर को भी, इस वेक्टर को भी मैंने उठा के अपने प्लेन से नीचे रख दिया। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन दोनों किसी की भी चेंज नहीं हुई, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होंगे। अब मैं चाहता हूं मैं इस वेक्टर को उठा के यहां पे रख लूं, इस वेक्टर को उठा के, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, मैंने उसे उठा के यहां रख लिया, ये मेरा पी वेक्टर हो गया। यही वेक्टर उठ के यहां पे आया। मैं पिछले वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं, अदरवाइज वो कंफ्यूज करेगा आपको। ना, अब मेरे पास वेक्टर P भी है, वेक्टर Q भी है, और दोनों प्लेन के ऊपर पड़े। तो अब जब मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो P के भी परपेंडिकुलर होगा और Q के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी n वेक्टर में कैसे निकाल सकता हूं बेटा, P क्रॉस Q करके। ठीक है, ये इस तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि वेक्टर जो थे वो हमारे पास फ्री वेक्टर्स थे। अगर क्वेश्चन में वो लोकलाइज्ड वेक्टर्स बोल देता P और Q को, फिर मैं ये नहीं कर सकता था ना।
अब ये p वेक्टर्स हो गए, q वेक्टर्स हो गए, इन दोनों की क्रॉस करी तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया और पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, तो हम वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी वेक्टर, अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन पूछी जाती है तो वेक्टर इक्वेशन से आप कार्टेशियन बना सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है कि क्या होगा, d के लिए तो आपको a डॉट n करना ही पड़ेगा बेटा, d के लिए तो आपको a डॉट n करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं x का, y का और z का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, यानी p क्रॉस q के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो abc की जगह आ जाएंगे और राइट साइड पे तो a डॉट n ही आएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप यहां तक ये क्लियर हो गया हो। अब आगे समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझनी है। कहते हैं कि अगर आपके पास दो प्लेन्स हैं, यानी गिवन प्लेन है, एक प्लेन P1 है, दूसरा प्लेन P2 है। ठीक है, ये दो प्लेन्स की इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप ये चीज इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो प्लेन्स, फिलहाल अभी एक मिनट के लिए ये बीच वाला प्लेन है, इसे इग्नोर कीजिए। जो अगर कभी भी आपके जो दो प्लेन्स होते हैं जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तब वो हमेशा एक लाइन बनाते हैं, इंटरसेक्शन की एक लाइन होती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक P1 प्लेन है, दूसरा प्लेन P2 है, तो उसके इंटरसेक्शन की एक लाइन होगी हमारे पास। अब हमें जो करना क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर हमें कहा जाएगा कि एक थर्ड प्लेन है, एक थर्ड प्लेन है जो हमें कैलकुलेट करना है, यानी थर्ड प्लेन की इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है जो कि इन्हीं की इंटरसेक्शन से निकलने वाला है, जो कि इन्हीं की इंटरसेक्शन से ही निकलने वाला एक प्लेन है। ठीक है, तो आपको इसकी इक्वेशन गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से ये थर्ड प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये थर्ड प्लेन की इक्वेशन कैसे निकलती है आप देखिए जरा। स्टैंडर्ड वे है P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। ये बेटा मेरे थर्ड प्लेन यानी P3 की इक्वेशन होती है। इसमें मुझे P1 की टर्म्स गिवन है, P2 की टर्म्स गिवन है, बट जो लैम्डा है वो मुझे गिवन नहीं है। वो हर एक क्वेश्चन में मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना होगा। अब वो लैम्डा कैसे कैलकुलेट होगा हमें ये समझना है। लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए बेटा जो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, इसके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है, जो भी कंडीशंस वो हमें देगा उस कंडीशन की हेल्प से हम लैम्डा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा फोकस होगा उस कंडीशन के ऊपर जो कंडीशन वो इस प्लेन के साथ हमें देने वाला है। क्लियर है? तो जब भी आपके पास इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। एक तो इसकी इक्वेशन पे P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, आप ये सही से बना ले। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस इक्वेशन को लिखना होता है। उसके बाद फिर आपका सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस होगा वो इस बात पे होगा कि जो प्लेन जिसकी बात हो रही है, रिक्वायर्ड प्लेन, उसके साथ कंडीशन क्या गिवन है। ठीक है, क्या कंडीशन गिवन है और उस कंडीशन की हेल्प से आप लैम्डा कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले इसकी कंडीशन बताता हूं कि अलग कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। उसमें से जो सबसे पहली कंडीशन है वो होगी पॉइंट, यानी इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर हमें एक पॉइंट गिवन होगा, x1 y1 z1, लेट्स से पॉइंट गिवन होगा। अब अगर पॉइंट गिवन है बेटा तो मतलब वो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर वो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई प्लेन्स इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम देयर लैम्डा विल बी कैलकुलेटेड, लैम्डा आप फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको चीजें ज्यादा बेटर क्लियर होंगी। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कहता फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। एक ऐसे वेक्टर इक्वेशन, प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, यानी इन दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से वो पास कर रहा है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, और जो पॉइंट है 1 1 1 ये प्लेन उसमें से भी पास कर रहा है। ओके, ना हमें मालूम है ये हमारा फर्स्ट प्लेन है, ये हमारा सेकंड प्लेन है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन कैसे निकलती है आपको मालूम है, अभी हम बात कर चुके हैं P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो ये P1 है, ये P1 कैसे बनेगा,
P1 के लिए पुत्र जो भी चीज आपको उठानी है उसके लिए आपके राइट साइड, इस इक्वेशन का राइट साइड 0 होना जरूरी है। जो भी राइट साइड पे +6 है, अगर इसको उठा के मैं लेफ्ट पे ले आऊंगा तो ये -6 हो जाएगा और राइट साइड 0 हो जाएगी। सिमिलर वे में जब जो ये -5 है, जब मैं इसे उठा के लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा तो इधर आके +5 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। ओके नाउ अगर आप इसे जरा ध्यान से देखें, ये आपका P1 होगा, इसे ध्यान से देखें, ये आपका P2 है। P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। अब हमने P1 और प्लस P2 इज इक्वल टू 0 कर लिया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इन ब्रैकेट्स को ओपन किया मैंने, R इससे मल्टीप्लाइड है, -6 ऐसे ही है, लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। नाउ अगर आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से R वेक्टर जो है कॉमन निकल रहा है। जब R वेक्टर कॉमन निकलेगा ये टर्म बचेगी प्लस लैम्डा ये टर्म, ये वेक्टर उसके अलावा क्या बचता है, एक -6 बचेगा, एक +5 लैम्डा बचेगा। नाउ इसको अगर आप ओपन कर लेते हैं, इन दो ब्रैकेट्स को अगर आप ओपन कर लेते हैं, आपको एक और वेक्टर दिखाई देगा, 1 + 2 लैम्डा i कैप, 1 + 3 लैम्डा j कैप, 1 + 4 लैम्डा k कैप। तो अपने आप में ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। नाउ अब हमारा टारगेट है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि अभी हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर के अंदर लैम्डा एक अननोन टर्म है। अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है, जैसे मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, मैं इस प्लेन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा और जो भी मेरा फिर फाइनल रिजल्ट बनेगा वही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन बन जाएगी। अब वो लैम्डा निकलेगा कैसे, जैसे मैंने पहले बोला था कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा। अब यहां पे वो कह रहा है पॉइंट है 1 1 1 जिससे ये प्लेन पास कर रहा है, तो मैं इस पॉइंट 1 1 1 को इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मैं इसमें पुट कर दूंगा। पुट करने का मतलब क्या है, मैं इस 1 1 1 को जो जनरल पॉइंट है उसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, यानी जो पहले मेरा r वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप था, अब वो मेरा r वेक्टर जब मैं इसमें 1 1 1 पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट इस पूरे वेक्टर के साथ। r वेक्टर की जगह मैंने पुट कर लिया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, उसकी फिर डॉट प्रोडक्ट कर दी गई इस वेक्टर के साथ और ये एज इट इज है। जब इनके डॉट प्रोडक्ट होगी तो i कैप के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, j कैप के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 + 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा, ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप ध्यान से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 लैम्डा - 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/14। नाउ जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है। अब मैं क्या करूंगा, अपने रिक्वायर्ड प्लेन में ये लैम्डा की वैल्यू 3/14 पुट करूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा, जो भी मेरा आंसर आएगा वही मेरा रिक्वायर्ड प्लेन होगा। चलिए एक बार फाइनल आंसर देख लेते हैं। नाउ जब लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट होगी तो लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी। आप सिंप्लीफाई करोगे तो 20/14, 23/14, 26/14 और -69/14 आपको दिखाई देगा। आप 14 एलसीएम लेके राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो आपको ओवरऑल ये वेक्टर इक्वेशन दिखाई देगी। अगर आप यहां से अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनाना चाहें तो बहुत इजीली बना सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां से मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में आपको कार्टेशियन इक्वेशन दिया है तब भी प्रोसेस एकदम सेम है, हालांकि तब प्रोसेस इसके कंपैरेटिवली इजी होगा। अगर आपको जो P1 P2 इस बार जो इस क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल ली थी वो वेक्टर इक्वेशंस थी, तो वेक्टर इक्वेशन से मुश्किल नहीं होता, तो बट कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाती है। बट जब आप कार्टेशियन इक्वेशन लेते हैं तो कंपैरेटिवली जो आपकी कैलकुलेशन है वो इजी होगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी कैटेगरी के अंदर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। ये हमारे P1 एंड P2 है, बट दिस टाइम कंडीशन हमारी अलग है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। जो भी प्लेन हम जिसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एक तो वो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, मोर ओवर वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। स्टूडेंट्स यहां पे हमारा जो फिगर है, ताकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो जाए, इस वजह से मैं P1 P2 नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट अपना जो रिक्वायर्ड प्लेन होता है वही बना रहा हूं। यानी मैं अपना P1 P2 यहां पे नहीं मेंशन करूंगा, क्योंकि नहीं तो मुझे फिर 4 प्लेन्स बनाने पड़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पिक्चर क्रिएट कर देगा आप लोगों के लिए। तो मैंने डायरेक्ट P3 बनाया अपना, दैट इज जो मेरा होगा P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने अपना रिक्वायर्ड प्लेन बनाया और मुझे कहा जा रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ये वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो कुछ ऐसी पिक्चर शायद दिख रही होगी। नाउ
अब हमें बहुत ध्यान से फिगर आउट करना होगा कि हमें अपने प्लेन के प्लेन की इक्वेशन में जो ये लैम्डा पड़ा वो कैसे फाइंड आउट करना है, जरा ध्यान से समझिएगा ना। अगर हम ध्यान से देखें जो ये गिवन प्लेन है, अगर मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर पता लग जाए तो वो नॉर्मल वेक्टर जो है वो मेरे गिवन प्लेन के पैरेलल होगा, राइट। और अगर मुझे अपने जो रिक्वायर्ड प्लेन है इसका भी मैं नॉर्मल वेक्टर बनाता हूं। आई होप आप लोग ये चीज इमेजिन कर पा रहे हैं कि अगर यहां पे एंगल 90 डिग्री है बेटा, अगर एंगल यहां पे 90 डिग्री है तो एंगल यहां पे भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मुझे अपने प्लेन के रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए और इसके डायरेक्शन रेशियोज तो मुझे इक्वेशन से डायरेक्टली मिल ही जाएंगे, और ये दोनों नॉर्मल वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इनके दोनों नॉर्मल वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो उस कंसेप्ट की हेल्प से मैं अपना जो लैम्डा है वो कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं अपना जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो फाइंड आउट कर लेता हूं। P3 जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर है वो है परपेंडिकुलर वेक्टर x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले भी 2-3 बार ये बात बोल चुका हूं, मैं फिर से एक बार अपनी बात दोहरा रहा हूं कि जब भी हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन होती है कार्टेशियन, तो उसके जो x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं वही हमारे उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, मैं इसको नाम दे देता हूं, ये हमारा n वेक्टर है, इसको n1 वेक्टर नाम दे देते हैं। तो जो n1 वेक्टर है, n1 वेक्टर है वो होगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और जो n वेक्टर है उसके b x y z के कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास 2 प्लस लैम्डा i कैप माइनस 3 माइनस लैम्डा j कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा k कैप। नाउ अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, n1 डॉट n वेक्टर ये 0 होगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। नाउ दोनों की डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट कर दो, तो ये बन जाएगा कुछ 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे, बन जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 6 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -2, लैम्डा इज इक्वल टू -2। अब लैम्डा इज इक्वल टू -2 वाली वैल्यू बेटा आप यहां पे फिर से पुट कर दीजिए वापस, और आपको जो भी आंसर मिलेगा वही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगा। मैं -2 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यहां -2 पुट करूंगा तो -1 आ जाएगा, माइनस वाई, यहां पे -2 पुट करूंगा तो ये भी माइनस आ जाएगा, यहां पे -2 पुट करूंगा तो ये -6 आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, y प्लस जेड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको ये सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कुछ चीज अगर ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, आप टाइम स्टैम्प के साथ मुझे मेंशन करके बता दीजिए कहां पे आपको कौन सी चीज में दिक्कत आ रही है समझने में। ओके, चलिए, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने लायक या कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जिस भी बच्चे को ऐसी वन शॉट वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो वो आप उनके साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि हम अपने वेक्टर इक्वेशन को एक नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। वो क्या है, वो नॉर्मल फॉर्म देखते हैं जरा। वैसे हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है किसी भी प्लेन की वो होती है r डॉट n इज इक्वल टू डी, राइट, हम सब जानते हैं। अब नॉर्मल फॉर्म में वो क्या कह रहा है, कहता है अगर आप में r डॉट n वेक्टर की बजाय r डॉट n कैप हो, r डॉट n वेक्टर की बजाय n कैप यानी n का यूनिट वेक्टर हो, n का यूनिट वेक्टर हो, तो राइट साइड पे p आएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस p की क्या इंपॉर्टेंस है। इस p की बहुत इंपॉर्टेंस है। कहता है जो ये p है हम जानते हैं कि एक स्केलर होगा, और ये p होगा क्या, डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहता है जो ये p है ना, ये एक्चुअल में इस प्लेन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओरिजिन से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन से अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम, अगर हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस प्लेन दी हो, नॉर्मल इक्वेशन हमें हमारे पास हो, तो इस नॉर्मल इक्वेशन से जो भी राइट साइड की वैल्यू होगी
वो उस प्लेन का ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होगा उसके इक्वल होगा। अब ये यहां तक तो बात ठीक है कि अगर हमें नॉर्मल इक्वेशन दे दी जाए वहां से डिस्टेंस निकालना आसान है, बट अगर हमें इक्वेशन ऐसी दी जाए और फिर हमसे कहा जाए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा? अगर हमें ऐसी इक्वेशन दे दी जाए उस केस में हमें पता है कि हमें एन वेक्टर की बजाय एन कैप चाहिए, और अगर आपने वेक्टर का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा किसी भी वेक्टर की यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो मैंने दोनों तरफ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब अगर आप इन्हें इकट्ठा करेंगे तो आप देखेंगे ये बन रहा है एन वेक्टर अपॉन एन कैप, सॉरी एन वेक्टर अपॉन एन मैग्नीट्यूड। एन वेक्टर अपॉन एन मैग्नीट्यूड बन जाएगा एन कैप आर डॉट एन कैप, राइट साइड पे डी अपॉन एन रहेगा। नाउ अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं बेटा, लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल है तो राइट साइड राइट के इक्वल होगी। तो P निकालने का फॉर्मूला क्या है? D अपॉन एन मैग्नीट्यूड। अगर इन केस एनी केस आपका आंसर यहां नेगेटिव आता है तो आप यहां पे मॉड लगा के अपने आंसर को पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होता है, जो P है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस केस में हम यहां पे मॉड लगा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम इसमें देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब हमें इक्वेशंस नहीं फाइंड आउट करनी है, अब हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है प्लेन से बाहर, इस पॉइंट से इस प्लेन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, जब भी वो हमें बोलता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो वो दो तरीके से बोल सकता है। या तो वो बोलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। अगर उसने इतनी बात बोली है कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में अंडरस्टूड है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तीनों का एक ही मतलब है, इन तीनों का एक ही मतलब है। बट अगर उसने कहीं पे बोला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू दिस प्लेन अलोंग द लाइन, अलोंग अ पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, अगर उसने कुछ अलोंग द लाइन बोला है तब उस केस में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाला फॉर्मूला जो हम सीखने वाले हैं वो नहीं लगाएंगे, उसके लिए कुछ और प्रोसीजर होगा, वो जब आएगा मैं आपको तब बताऊंगा। नाउ अभी के लिए अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या सिर्फ डिस्टेंस है, कुछ अलोंग द लाइन नहीं है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये जो डिस्टेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे, अगर ये पॉइंट x1 y1 z1 है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ p को मैं स्मॉल p नाम दे रहा हूं, स्मॉल p वेक्टर, तो फॉर्मूला होगा p डॉट n माइनस डी होल अपॉन n मैग्नीट्यूड। सिंपल फॉर्मूला है। नाउ फॉर्मूला तो वैसे फॉर्मूला में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने वाला, बट मैं चाहता हूं कि आपको ये चीज आसानी से याद रहे, जिसके लिए मैं छोटा सा टिप दे रहा हूं आपको। आप इस इक्वेशन को एक बार ऐसे देखिए, जरा इक्वेशन को जरा ऐसे देखिए, r डॉट n माइनस डी इज इक्वल 0। अब देखिए मैंने इस पूरी इक्वेशन में r हटाकर, जनरल पॉइंट हटाकर ये पॉइंट रख दिया, p डॉट n माइनस डी इज इक्वल 0 डिवाइडेड बाय n मैग्नीट्यूड। देखिए जरा, आई होप पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई हो। नाउ सिमिलरली अगर मुझे ये चीज कार्टेशियन इक्वेशन दे दी जाए, यहां पे ये इक्वेशन देने के बजाय मुझे ये इक्वेशन दे दी जाए, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0, ठीक है, तो उस केस में मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? देखिए याद रखने का जो तरीका था वही हम अब यहां पे भी अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया था, जनरल पॉइंट की जगह P को पुट किया था, अब यहां पे भी हम एक्स वाई जेड जो हमारे जनरल पॉइंट होते हैं उसकी जगह ये पुट कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे? n मैग्नीट्यूड से। n मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होल रूट। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d n मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको मालूम है n होता क्या है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स ही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अगर मेरा n वेक्टर क्या होगा फिर ai कैप प्लस bj कैप प्लस c कैप, तो फिर मैं यहां पे लिख लेता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल रूट। अब यहां तक आपको सारी बात समझ में आई हो, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसी टॉपिक पे बेस क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन डिटरमिन्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। नाउ अब इसमें वो कह रहा है कि हमें एक प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट से, बट जो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है वो प्लेन की इक्वेशन ना देकर उसने उस प्लेन के ऊपर के 3 पॉइंट्स हमें दे दिए हैं, ठीक है। तो हम पहले इस प्लेन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे 3 पॉइंट्स की हेल्प से
एक बार जब प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी तो वहां से फिर हम ये पॉइंट की हेल्प से उस प्लेन तक का जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए ए बी सी, है ना। अब इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से मैंने 2 वेक्टर्स बनाए हैं, एक ए बी वेक्टर बनाया बेटा, एक एसी वेक्टर बनाया, ए बी और एसी वेक्टर्स बनाया मैंने। और ए बी और एसी वेक्टर्स बनाने के बाद मैंने क्योंकि हमें पता है कि एक प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए होगा। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से बनाते हैं। ये 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप जब आप करेंगे तो बनेगा 12, जे कैप करेंगे बनेगा 4 2 8, 8 - 8, यहाँ पे -16 आ जाएगा। ठीक है, और के कैप का बनेगा 2 + 12, 0 + 12। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी यानी हमारा नॉर्मल वेक्टर जो है, एन वेक्टर जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। बचा हुआ हमारे पास अब ए, जो हमारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बेटा अगर आप यहां पे मैंने कहा था ए बी सी, आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, मैं ए चूज कर रहा हूं तो r.n = d। r हमारा जनरल पॉइंट, n हमारे पास ऑलरेडी है। d के लिए हमें करना क्या होगा, हमें a.n कैलकुलेट करना होगा। d के लिए हमें a.n कैलकुलेट करना होगा। a.n कैलकुलेट करते टाइम a वेक्टर, सबसे पहले जो मुझे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बेटा वो क्या बनेगा, 3i कैप -j कैप + 2k कैप। अब इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे देखिए यहाँ पे भी 12, 16 और 12 और यहाँ 76, ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने यहां से 4 कॉमन लिया और उस तरफ ले गया, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए दोनों तरफ मैंने 4 से डिवाइड कर लिया, एक ही बात है। देखा 3i कैप -4j कैप + 4k कैप = जब मैं इसको बेटा 4 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 4 1 4, 4 9 36, 19। ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरी प्लेन की इक्वेशन। नाउ अभी तक मेरे पास सिर्फ प्लेन की इक्वेशन आई है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा इस पॉइंट का 659 का इस प्लेन से। उसके लिए मैं जो हमने अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देखा था वो अप्लाई करेंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। स्टूडेंट्स एक छोटी सी गलती हुई थी यहाँ पे मैंने 4k कैप लिख दिया था, करेक्ट कर लेना। अगर आपने एज सच कॉपी के खुद कैलकुलेट किया होगा तो प्रोबेबली आपने ठीक लिखा होगा। यहाँ पे 3k कैप है बेटा। नाउ अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस के केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे p वेक्टर.n वेक्टर -d/n मैग्नीट्यूड। p होता है जो बाहर का पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, इस केस में ये 659 है। n वेक्टर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 3i कैप -4j कैप + 3k कैप। नाउ अब -d इस केस में 19 है। n वेक्टर हमारा जो n का मैग्नीट्यूड है, आप यहां से 3, 4 और 3 -4 और 3, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 + 16 + 3, 9 + 16 + 3, तो जब 9 + 16 + 9 आप करेंगे तो ओवरऑल रूट जो है वो 34 के इक्वल आ जाएगा। p.n जब आप सॉल्व करेंगे बनेगा 18 - 20 + 27 - 19 होल अपॉन √34। जब आप इसको पूरा ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका ओवरऑल पूरा सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 6/√34। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेन्स। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे अगर 2 प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, काम बहुत आसान है बट लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। अगर मेरे पास बेटा 2 प्लेन्स हैं जो पैरेलल हैं, 2 प्लेन्स हैं जो पैरेलल हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि जो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो n1 वेक्टर है वो n2 वेक्टर, अगर ये मेरा प्लेन 1 है, उसकी इक्वेशन है r.n1 = d1, तो उसका नॉर्मल वेक्टर हुआ n1, इसका r.n2 = d2, तो इसका नॉर्मल वेक्टर हुआ n2। तो ये दोनों वेक्टर्स अगर प्लेन्स जो है वो पैरेलल है तो इनके नॉर्मल वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। अगर नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दे कैन बी रिटन एज n1 = λn2। ठीक है, ओके। नाउ तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारा n1 या n2 वेक्टर अगर तो दोनों सेम है, इफ दे आर इक्वल, फिर हमें उसमें कुछ चेंज नहीं करना। फिर हमारा स्टेप 1 में करने के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम स्टेप 2 में आ जाएंगे।
बट अगर ये n1 n2 देखने में इक्वल नहीं होंगे, तो उस केस में हमारा टास्क क्या होगा बेटा कि हम पहले n2 को, पहले हमारी इस इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, वो आपको चेक करना पड़ेगा क्या आपका लैम्डा है, आपको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को कुछ ऐसा बनाना होगा। ये लैम्डा जब n2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n1 वेक्टर आ जाएगा, इधर आ जाएगा d2 लैम्डा। तो सब फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मेक योर n2 वेक्टर n1 वेक्टर। जनरली अगर आप बुक्स में देखेंगे तो उनमें जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, जो एल्गोरिथम फॉलो हो रही है वो ये नहीं है, इससे बिल्कुल अलग होगी। ये मैंने बनाया, जो ये मैं लिख रहा हूं ये काफी इजी भी होगा और काफी इजीली शॉर्ट तरीके से आप इसे कर पाएंगे ना। मेरा टारगेट था कि मैं जो ये नॉर्मल वेक्टर्स हैं इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उन्हें सेम बना लूं। तो उनको सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, जहां पे मेरा वेक्टर n2 था उस पूरी इक्वेशन को मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लिया। तो उससे मुझे ये बेनिफिट होगा कि जो मेरा n2 वेक्टर है लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो भी n1 वेक्टर जैसा दिखाई देने लगेगा। ओके नाउ, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला किसका, डिस्टेंस का। डिस्टेंस इज d1 माइनस जो भी अब इसका नया d2 बन गया, d2 लैम्डा आप कह सकते हैं, ठीक है। यहां पे लैम्डा बेटा हमें खुद फाइंड आउट करना होगा, वो जब मैं इक्वेशन कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ डिवाइडेड बाय n मैग्नीट्यूड। ओके तो ये हमारा फॉर्मूला है इसको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दो प्लेन्स के बीच में। चलिए अब इक्वेशन देखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने बस दो प्लेन्स लिखे हैं। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन कर दे कि दो प्लेन्स पैरेलल है, हो सकता है कि वो मेंशन ना करे कि दोनों प्लेन्स पैरेलल है। तो हम एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि दो प्लेन्स पैरेलल है या नहीं है। उसके लिए आपको अपने जो भी आपका प्लेन है, दोनों प्लेन्स, उनके नॉर्मल वेक्टर्स को एक बार क्विकली एनालाइज करना होगा कि वो कि कहीं उनके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो प्रोपोर्शनल तो नहीं है। जैसे इसके डायरेक्शन रेशियोज है 1 2 3, इसके 2 4 6। तो आप मेंटली ये कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वेक्टर बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये दोनों जो है पैरेलल प्लेन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। नाउ जैसे मैंने बोला था यहां पे मेरा n1 वेक्टर है i कैप प्लस 2j प्लस 3k, और n2 वेक्टर जो है मेरे पास बेटा वो है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। नाउ अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो फर्स्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं ये दोनों वेक्टर्स जो है वो एकदम सेम हो जाए, तो आपकी चॉइस है, चाहे तो आप n2 वेक्टर वाले प्लेन को हाफ से मल्टीप्लाई कर ले ताकि ये वेक्टर सेम बन जाए, या फिर आपकी चॉइस है n1 वेक्टर वाले इस प्लेन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये वाला वेक्टर बन जाए। तो स्टेप 1 का हमारा फोकस होता है n1 और n2 वेक्टर्स को सेम बनाना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 में पहले इस सॉल्यूशन के अंदर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास r वेक्टर इंटू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 हमारे पास ऑलरेडी है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस 14 माइनस 7, ठीक है, d1 माइनस d2 जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 14 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट। तो ओवरऑल आ जाएगा 7, इसको सॉल्व करेंगे आप आएगा 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 16 56, ठीक है। अब आगे अगर इसे आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 7 इंटू 8 14 2 रूट 14, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ओके। चलिए
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है और ये हमारा डिस्टेंस आएगा बिटवीन दीज टू प्लेन्स। और इसी के साथ हम इस वीडियो को भी खत्म करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी थ्रू आउट द वीडियो कोई डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माय नेम इज संजीत बांसल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।